20 अक्टूबर 2006 दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक फोन कॉल बजता है। वहाँ पे पुलिस जैसे ही फोन कॉल उठाती है, उधर साइड से एक इंसान बात करता है। वो कहता है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पे उसने एक टोकरी रख दी है जिसके अंदर एक लाश है। ये सुनते ही वहाँ पे जितनी पुलिस थी और जितने भी लोग थे, सबके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वहाँ पे हलचल का माहौल बन जाता है और वो सब लोग डर जाते हैं। जब पुलिस जाके देखती है गेट नंबर 3 पे, तो वहाँ पे सच में एक टोकरी मिलती है जिसके अंदर एक लाश होती है और साथ ही में पुलिस को एक लेटर भी मिलता है जिसके अंदर मर्डरर लिखता है एंड साफ साफ पुलिस को चैलेंज करता है कि मैंने ही ये खून किया है, मैंने ही ये मर्डर किया है। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ लो। किसी को नहीं पता था कि आखिर वो फोन किसने किया। पुलिस को कोई भी आइडिया नहीं था, वो एक अननोन नंबर से फोन आया था। एंड फाइनली पुलिस उस फोन कॉल को ट्रेस करती है एंड पता चलता है कि वो फोन कॉल एक पीसीओ से आया। पुलिस जाके देखती है वहाँ पे एंड गार्ड से पता करती है कि कौन यहाँ पे आया था एंड किसने फोन कॉल किया। तो गार्ड बताता है कि पिछले 3-4 दिनों सिर्फ एक ही इंसान यहाँ से आया था, उसी ने कॉल किया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है, इन्वेस्टिगेशन चल ही रही होती है कि उसी के बीच में 25 अप्रैल 2008 को वापस एक फोन कॉल आता है। वही आवाज, वही नोट और वही मैसेज। वापस से उधर साइड से आवाज आती है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल गेट नंबर 3 पे एक और वहाँ पे बकेट रखी गई है एंड जिसके अंदर एक और डेड बॉडी है। पुलिस वापस जाके वहाँ पे देखती है तो पुलिस को एक और लाश मिलती है वहाँ पे, जो कि बंधी हुई होती है उस डोलची के अंदर। अब तक 2 लाशें पुलिस को मिल चुकी हैं एंड अभी तक पता नहीं चला है कि वो डेड बॉडी किसकी है, क्योंकि वो मर्डरर उसका सर काट देता था उन डेड बॉडीज का। वहाँ पे किसी भी बॉडी का सर नहीं था, तो पता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था पुलिस के लिए कि आखिर ये डेड बॉडी है किसकी। इन्वेस्टिगेशन चली रही होती कि पुलिस को वापस से फोन कॉल रिसीव होता है, वही सेम मैसेज, सेम वॉइस एंड सेम गेट नंबर 3 एंड पुलिस को वापस वहाँ पे एक लेटर मिलता है। आखिर क्या लिखा था उस लेटर के अंदर, कौन था वो मर्डरर और क्यों वो एक एक करके लोगों को मारता जा रहा था। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर पुलिस को जानने थे। आज जानने वाले कहानी एक ऐसे ही मर्डरर की, एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने खून किए थे दिल्ली में एंड वो दिल्ली का मोस्ट सीरियल किलर बन गया था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, वो पता करना स्टार्ट कर देती है। वो गार्ड से जाके पूछती है यहाँ से फोन कॉल गया था एंड पुलिस वहाँ पे जो एक स्केच बनवाती है उस गार्ड से एंड पुलिस आइडेंटिफाई करती है कि वो जो वॉइस कॉल थी, वो जो वॉइस वो बिहारी एक्सेंट में थी। वहाँ पे जो बात करने का तरीका था वो बिहारियों के तरीके था एंड पुलिस जान जाती है कि वो शायद कोई बिहारी पर्सन होगा जिसने उसको कॉल किया था। एंड जो तीसरे मर्डर में पुलिस को लेटर मिला था उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर उसको पकड़ना है तो वैसे पकड़ में नहीं आएगा, उसको पकड़ने के लिए उसको सर पे इनाम रखो। एंड उसने अब तक 7-8 मर्डर कर दिए हैं। अगर वो मर्डर नहीं करता तो उसको बेचैनी हो जाती है, उसका दिमाग खराब होता है, वो मर्डर करे बिना नहीं रह सकता। एंड तुम उसे नहीं पकड़ सकते हो, अगर पकड़ना है तो पकड़ के दिखाओ मुझे। ऐसी खुली चुनौती वो मर्डरर पुलिस को देता है। इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था एंड पुलिस के पास में सिर्फ एक स्केच था जो कि उस गार्ड से बनवाया गया था। इन सब के बीच में पुलिस को याद आता है कि 1998 में भी एक ऐसा ही सेम केस आया था जब तिहाड़ जेल के सामने एक डेड बॉडी मिली थी जिसका सर नहीं था। पुलिस को लगता है कि शायद वहां पे इस केस का कोई लिंक हो, लेकिन 1998 में एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, एक इंसान को पकड़ा गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले थे, जिस वजह से उसको भी छोड़ दिया गया था। 3 साल बाद ये केस भी बंद हो गया था, लेकिन फिर से ये मर्डर का सिलसिला चालू हो चुका था। एक के बाद एक मर्डर हुए जा रहे थे एंड पुलिस समझ चुकी थी कि जो भी ये मर्डरर है शायद साइको है और अगर उसको रोका नहीं गया तो ना जाने और कितनी जाने जो जाने वाली है। पुलिस की एक पूरी टीम तैयार करी गई इस केस को सॉल्व करने के लिए एंड जगह जगह में पुलिस के जासूस इस चीज को जासूसी करने लग गए एंड पता करने लग गए कि आखिर कौन है वो बंदा। एंड कुछ टाइम के बाद में आजाद नगर में एक बंदा आइडेंटिफाई किया जाता है उस स्केच से मिलता जुलता एंड वो जो एक बंदा है वो डॉक्टर के क्लिनिक में आता है रेगुलर बेसिस पे एंड फिर नेक्स्ट डे पुलिस डॉक्टर के पास जाती है पता करने के लिए। लेकिन पुलिस और डॉक्टर की जब बात चली रही होती है उसी बीच में डॉक्टर का फोन कॉल बज जाता है एंड उधर से आवाज आती है उसी इंसान की जिस इंसान की आवाज तिहाड़ जेल में सुनाई दी थी, उसकी आवाज उस फोन कॉल पे सुनाई देती है डॉक्टर के पास एंड वो डॉक्टर से बोलता है नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट के लिए एंड अपॉइंटमेंट बुक करता है डॉक्टर से। एंड डॉक्टर से सुनने में पता चलता है कि डॉक्टर का जो ब्रदर इन लॉ है उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की थी उस बंदे ने। एंड डॉक्टर से पूछने पर उस इंसान का नाम पता चलता है चंद्रकांत झा एंड डॉक्टर यही बताते कि चंद्रकांत झा ने एक बार उसके ब्रदर इन लॉ को भी मारने का ट्राई किया है, लेकिन उसका ब्रदर इन लॉ किसी न किसी तरह से बच गया। पुलिस अब ब्रदर इन लॉ के पास जाती है डॉक्टर के एंड उनसे बात करने में पता चलता है कि चंद्रकांत झा के पास में एक मोटर बाइक है जिससे वो सब्जियां बेचा करता है एंड इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पुलिस के लिए काफी होती है एंड उस इंसान की लोकेशन पता कर लेती है धीरे धीरे पुलिस एंड फिर जाके उसको अरेस्ट कर लेती है एंड उस दिन अरेस्ट होता है दिल्ली का मोस्ट सीरियल किलर जिसने काफी सारी हत्याएं की हैं। ये है सीरियल किलर चंद्रकांत झा। 2006 और 2007 में तिहाड़ जेल के आसपास एक के बाद एक सरकटी लाशों के मिलने से खौफ फैल गया था। कातिल लगातार पुलिस वालों को फोन पर धमकी भी दे रहा था। यही चूक
चंद्रकांत को महंगी पड़ी और चंद्रकांत पकड़ा गया। सीरियल किलर तो पकड़ गया, लेकिन सवाल अभी भी काफी सारे थे। आखिर क्यों? आखिर उसने इतने लोगों को क्यों मारा एंड इसके पीछे क्या रीजन था, क्या इंटेंशन था उस मर्डर का? काफी सारे सवाल यहाँ पे उठते हैं। इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है, चंद्रकांत झा से पूछताछ चालू हो जाती है एंड चंद्रकांत बताता है कि अगर उसे मारा नहीं जाएगा एंड उसे थोड़ी छूट दी जाएगी तो सब कुछ साफ साफ बताएगा एंड वो झूठ नहीं बोलेगा। पुलिस भी चंद्रकांत झा का साथ देती है एंड पुलिस पूछती है उससे कि बताओ हमें, एंड चंद्रकांत झा फिर अपना नाम बताता है कि उसका नाम है चंद्रकांत झा और वो दिल्ली में रहता है अपनी 5 बेटियों के साथ। लेकिन उसका इंटेंशन था कि वो मर्डर करेगा लोगों का, इस कारण से वो हैदरपुर में शिफ्ट हो चुका था। एंड फिर पुलिस पूछती कि क्या रीजन था उसका जिसकी वजह से उसने इतने सारे लोगों को मारा। तो चंद्रकांत झा अपनी कहानी बताता है कि कैसे बिहार से वो दिल्ली शिफ्ट हुआ था एंड जो भी बाहर से लोग शिफ्ट होते हैं दिल्ली में उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड इसी का शिकार था चंद्रकांत झा। वो बताता है कि उसकी नॉर्मल जॉब चल रही थी, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था जिस वजह से वो दिल्ली में शिफ्ट हुआ था एंड वो सब्जियां उठाने का काम करता था, सब्जियां उठाता था एंड रखता था, ट्रक में सब्जियां उठा के रखता था, उसका ये काम था एंड वो लेबर था वहां पे। एक तरीके से सब कुछ ही नॉर्मल चल रहा था, वो अपना काम करता था। लेकिन उसने एक दिन देखा कि कोई बदमाश, कोई गुंडा जो है वो एक इनोसेंट इंसान को परेशान कर रहा है। उसने अपनी आवाज उठाई उस इंसान के खिलाफ, तो उस इंसान ने चंद्रकांत झा को भी मारा एंड इतना मारा कि चंद्रकांत जो है वो मरते मरते बच गया। एंड उसके बाद चंद्रकांत झा ने अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट किया एंड उसने सोच लिया कि आज के बाद कभी भी कोई भी उसको नहीं मार सकता एंड वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएगा कि इसके बाद उसको कोई भी हाथ ना लगा पाए। इसी इंटेंशन के साथ में चंद्रकांत जैसे ही ठीक हुआ, उसने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया, उसने सेल्फ डिफेंस सीखना स्टार्ट कर दिया एंड इसी के कुछ टाइम बाद जहाँ पे वो काम करता था वहाँ के यूनियन लीडर लेबर से कुछ मनी रिसीव करते थे एज अ रेंट। लेकिन चंद्रकांत झा को ये वेस्ट ऑफ मनी लगता था क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी एंड उसको ऐसे फालतू में देना उसको बहुत ही खराब लगता था। उसने एक दिन यूनियन लीडर को पैसे देने से मना कर दिया एंड उनके बीच में फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई एंड चंद्रकांत ने अपने बचाव में यूनियन लीडर के हाथ में कट मार दिया, जिस वजह से यूनियन लीडर के हाथ में पावर थी, उसने केस कर दिया चंद्रकांत के अगेंस्ट में एंड फिर चंद्रकांत को अरेस्ट कर लिया गया एंड उसकी वाइफ को भी अरेस्ट कर लिया गया एंड उसकी वाइफ को अननेसेसरी अरेस्ट किया गया, उसका तो कोई भी रोल नहीं था यहाँ पे। एंड फिर चंद्रकांत के साथ में काफी ज्यादा मिसबिहेव किया गया, जेल के अंदर उसे कभी कभी नेक्ड किया गया, उसके कपड़े उतरवाए गए, तो कभी कभी उसे बहुत कम खाना दिया गया, उसे फिजिकली मेंटली असॉल्ट किया गया एंड चंद्रकांत झा ये समझ चुका था कि अच्छे लोगों की यहाँ पे कोई भी कीमत नहीं है एंड जेल से बाहर निकलते उसने अपना मन बना लिया था कि उन लोगों को सजा देगा जो भी चंद्रकांत के खिलाफ कुछ भी गलत करेगा। चंद्रकांत जेल से निकलते 1998 में अपना सबसे पहला शिकार करता है। यूनियन लीडर जिसने चंद्रकांत को जेल में भेजा था, पहला शिकार चंद्रकांत का वही बना। 1998 में जो बॉडी मिली थी तिहाड़ जेल के सामने वो भी यूनियन लीडर की थी, जिसको चंद्रकांत ने मौत के घाट उतार दिया था एंड चंद्रकांत का फिर जो पैटर्न स्टार्ट हो, एक के बाद एक उसने मर्डर करना स्टार्ट कर दिया जो भी चंद्रकांत को बुली करता था। एंड जिस विलेज में बिहार में चंद्रकांत रहता था वहाँ के लोगों ने बताया कि चंद्रकांत का बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर रहा है, चंद्रकांत काफी ज्यादा वायलेंस है, चंद्रकांत छोटी छोटी बातों में ट्रिगर हो जाता है। जितने भी लोगों को चंद्रकांत ने मारा वो सारे ही लोग चंद्रकांत के जानने वाले थे, या तो उनके दोस्त थे या तो उनके साथ काम करते थे एंड वो सारे लोग चंद्रकांत के आसपास के थे। पुलिस को कोई इसके खिलाफ सबूत नहीं मिला था, पर चंद्रकांत ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो जितने भी लोगों को मारता था उनका सर वो यमुना रिवर में फेंक देता था जाके एंड उनके सारे कटे हुए सर यमुना रिवर में फेंकता था वो। पर चंद्रकांत के इस नेचर के पीछे का रीजन क्या पता है आपको? चंद्रकांत ने बताया कि उसकी अपब्रिंगिंग इतनी सही तरीके से नहीं हुई थी, जो उसकी माँ थी वो बचपन में उसको काफी ज्यादा इग्नोर करती थी एंड वो अपनी आवाज कभी भी किसी के सामने उठा ही नहीं पाया, वो अपना पॉइंट कभी भी किसी के सामने रख ही नहीं पाया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दबा फील करता रहा जिंदगी भर। एंड जब वो दिल्ली में भी शिफ्ट हुआ तो उसको काफी सारी चीजों से सफर करना पड़ा, जिसने चंद्रकांत को मेंटली बहुत ज्यादा हरेस किया एंड उसकी मेंटल हेल्थ पूरी खराब हो गई एंड जिस वजह से चंद्रकांत धीरे धीरे इस तरह का बन गया। ये थी कहानी दिल्ली के मोस्ट सीरियल किलर जिसने एक के बाद एक कत्ल किया। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखना।